the same candidate. I think we are heading towards that. So far अभी तक जो एक पार्टी है जिसने रेजिस्ट किया हुआ है साहब, जो खड़ी है डटी हुई है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अगर देखा जाए, और उनकी पॉपुलैरिटी जो है, प्रभाव जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे साहब की। और मतलब मैं क्या बताऊं उसके बारे में अभी, और हर बार कोई भी राज ठाकरे से मिलता है एकदम स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है, क्या राज ठाकरे और बीजेपी का कोई समन्वय होने वाला है, कोई क्या आपस में बातचीत हो रही है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है क्या, एंड सो ऑन। लेट्स आस्क मिस्टर योगेश चिले। मिस्टर योगेश चिले इज विद अस राइट नाउ। योगेश चिले साहब नमस्कार। सर नमस्कार, वंदे मातरम सर। वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। वंडरफुल। योगेश चिले साहब, oh that's a lovely picture of Sharmila ji right behind you. That's a beautiful picture. Wow, lovely, absolutely lovely. तो योगेश चिले साहब, क्या असल में कोई बातचीत चल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के, या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा अभी तो कुछ नहीं सर चल रहा है। ये तो हमारे संबंध जो है सभी पार्टियों से पहले से जी, तो सभी एक दूसरे को मिलते रहते हैं, कुछ काम रहते हैं, पर्सनल काम भी रहते हैं, उस वजह से वो मिलते हैं। अभी अधिकृत ऑफिशियल कुछ हुआ नहीं है, कुछ बातचीत भी शुरू हुई नहीं है अभी तक। जब होगी तो अब मीडिया को बताया जाएगा। फिलहाल तो कुछ नहीं है सर, फिलहाल कुछ नहीं है। और आपके बड़े बड़े सीनियर लीडर पार्टी के मिल रहे और घंटों घंटों आपके चल रहे देवेंद्र फडणवीस जी के साथ, और लोगों को बहुत मुश्किल होता है कि भाई आप कोई दूसरे चीज स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। सबको यही पता है कि ये तो चुनाव की रणनीति है कि कौन सा सीट में कौन सा क्या होगा क्या नहीं होगा, वही चल रहा है। ये आप बोलने के लिए ठीक है, बट लोगों को मालूम है यही चल रहा है। चिले साहब, नहीं चलता रहेगा तो अच्छा है। सभी एक ही विचार धारा पे चलने वाली तीनों पार्टियां हैं, तो अगर एक साथ आती है तो उसमें दिक्कत कुछ नहीं है। अगर एनसीपी बीजेपी के साथ आती है, दोनों विचारधाराएं अलग है, फिर भी एक साथ आ सकती है, तो मनसे की शिंदेगढ़ और बीजेपी की विचारधारा तो एक ही है। 25 साल तक बीजेपी शिवसेना के साथ यानी माननीय बाला साहब के साथ रहे। एकनाथ शिंदे साहब भी लगभग 25 से 30 साल तक बाला साहब के साथ उन्होंने काम किया है। राज साहब उन्हीं विचारों पे खड़े हैं, उनसे ही जो भी कुछ पॉलिटिक्स है माननीय बाला साहब से ही सीखे। अगर बाला साहब को मानने वाली तीन पार्टियां एक साथ आती भी है तो उसमें महाराष्ट्र को कोई दिक्कत नहीं है सर, उल्टा सबको आनंद होगा, सब खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बातें अभी शुरू नहीं है। जो भी मुलाकातें हो रही है, खुद माननीय राज साहब और माननीय एकनाथ शिंदे 6 बार 7 बार मिले हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर कुछ रहता तो 6 या 7 बार मिलने की जरूरत नहीं थी, 1 या 2 मीटिंग में सब तय हो सकता था सर जी। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये, चलिए अभी अगर बात करें इसके पहले कि बाकी सब बात करें, तो राज साहब ने मांग रखी है कि जल्द से जल्द बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न दिया जाए, और मुझे लगता है कि पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत आपका इसमें समर्थन करेगा। आपको क्या लगता है कि सरकार क्या इसको जहन में रखते हुए अगली लिस्ट जो भी निकलेगी, जब भी निकलेगी, अब तो लोकसभा चुनाव के बाद ही निकलेगी, क्या वो ऐसा करेगी? क्या सरकार ऐसा करेगी या नहीं? आप बताएं। मुझे लगता है ऐसा करना जरूरी है, जबकि खुद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वहां पे बैठे हैं, जिनकी कुर्सी माननीय बाला साहब ने बचाई थी। जब सभी बीजेपी वाले भी उन्हें निकालने के पीछे लगे थे, तब बाला साहब ने माननीय आडवाणी साहब को कहा था कि अगर मोदी गया तो गुजरात गया। इस वजह से मोदी जी वहां पे टिके रहे और इस मुकाम पे अभी पहुंच सके। तो हम तो चाहेंगे, बाला साहब ने जो भी किया है हिंदुओं के लिए, ये देश, इस देश में बहुसंख्यक जो है वो हिंदू है, उनके लिए बाला साहब ने जो किया है वो कोई हिंदू भूल नहीं सकता। फिर वो बीजेपी का हिंदू हो या फिर वो किसी और पार्टी का हिंदू, वो कांग्रेस का हिंदू हो, वो बाला साहब को भूल नहीं सकता। क्योंकि 92 के दंगों में जो मुंबई में रहा है उसे मालूम है, अगर बाला साहब नहीं होते तो उनकी क्या हालत होने वाली थी। तो हम तो चाहेंगे बाला साहब को, अगर लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिल रहा है तो बाला साहब को भी मिलना चाहिए, उनका हक है जी। अजित पवार जी, आपका चर्चा चल रहा है, आपका कहना है कि युति होगा नहीं,
एट द सेम टाइम सबको मालूम है, बट एट द सेम टाइम आप लोग ट्रिपल इंजन के अजित पवार जी का भाषण का वीडियो बार बार आउट कर रहे हैं, जहां उन्होंने आलोचना किया था कि एकनाथ शिंदे जी का आलोचना किया था कि ये फुट कर एकनाथ शिंदे जी कैसे शिवसेना बन सकता है, ये नहीं बन सकता, लोग नहीं मानेंगे। ये वीडियो आप बार बार अजित पवार जी का आप बाहर निकाल के ही दिखा रहे हो। बट आप भी आगे जाकर जिस प्रकार से मूवमेंट चल रहा है, आप शायद ट्रिपल इंजन से एक साथ जुड़ने वाले हो, तो क्या ये आलोचना अजित पवार जी का करना ये ठीक है जब आपके बातचीत चल रहा है, बोलो अनऑफिशियल मीटिंग्स हो, ऑफिशियल मीटिंग हो? बिकॉज एकनाथ शिंदे जी का राज ठाकरे साहब का बार बार मीटिंग हुआ है और संबंध बहुत जबरदस्त है, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ संबंध है, ये ट्रिपल इंजन है और आप लगातार अजित पवार पे अटैक कर रहे हो। चिले साहब, सर पहली बात तो मैं वापस आपको क्लियर कर दूं कि ऐसी कोई बातचीत शुरू नहीं है। फिर भी अगर मान लीजिए युति होती भी है, हम महायुति में जाते भी है, आपने पिछले 25 सालों में देखा रहेगा बीजेपी और शिवसेना की युति थी, फिर भी जहां पे सरकार ने गलती की है वहां पे बाला साहब ने देखा नहीं ये मेरी सरकार है, उन्होंने उनकी गलती उनको दिखाई है, वही सब राज साहब में आया है। तो अगर कोई गलती कर रहा है वो अपने पार्टी का क्यों ना हो या अपने अलायंस का क्यों ना हो, वो जरूर बोलेंगे। तो उसका युति के साथ कोई संबंध नहीं है। आप महाराष्ट्र के खिलाफ कुछ करेंगे, आपकी कोई कृति महाराष्ट्र के खिलाफ अगर लगती है तो हम चाहे सरकार में रहे कल, फिर भी राज साहब बोलने से चूकेंगे नहीं सर। शर्मिला ठाकरे जी बार बार जब भी मीटिंग करती है तो ये एक चीज बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हमेशा शर्मिला जी इस चीज को स्ट्रेस करते हैं कि गवर्नमेंट जो रूल कर रहे हैं उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो अभी जो फायरिंग हुआ, उल्लासनगर में फायरिंग हुआ, उसके बाद गोसालकर फायरिंग हुआ, तो क्या सुप्रिया सुले का आलोचना है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, शरद पवार साहब बोल रहे हैं कि जंगल राज है, शर्मिला ठाकरे जी भी वही बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसमें मनसे का स्टैंड कैसा लग रहा है आपको होना चाहिए? चिले साहब, सर हमने पहले ही कहा था, माननीय राज साहब ने पहले ही कहा था कि आप 48 घंटे सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र पुलिस को दे दीजिए, यहाँ की पूरी गुंडागर्दी वो 2 दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि उनको सब मालूम है कहाँ पे कुछ क्या होता है। ये एक बात। दूसरी बात ये है, जब आप राजनीति का स्तर नीचे गिराएंगे तो राजनीति कम और गुंडागर्दी ज्यादा होगी। यही बार बार राज साहब सबको बता रहे थे, ये लोग सुन नहीं रहे थे। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र के राजनीति की स्तर गिर रही है, तो महाराष्ट्र का जल्द जो भी बिहार के विधानसभा में होता है वही महाराष्ट्र के विधानसभा में होने वाले। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। जो गायकवाड़, बीजेपी के विधायक है गायकवाड़, जिन्होंने पुलिस स्टेशन में गोली चलाई है, कल विधानसभा में गोली चल सकती है। तो ये अगर हमको टालना है तो महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स पहले 10 साल पहले जैसे चलता था, 20 साल पहले जैसे चलता था, नैतिकता पे, उस नैतिकता के आधार पे अगर हम नहीं आएंगे, वो हम खुद को नहीं उठाएंगे राजनीति में, तो गुंडागर्दी बढ़ेगी और महाराष्ट्र के लिए ये बहुत ही दर्दनाक रहेगा सर। लेकिन ये महाराष्ट्र में बिहार टाइप की जो राजनीति आई है, ये आखिरकार क्यों आई है? मतलब आप इसका विश्लेषण आप कैसे करते हैं? वो जरा बताइए। ये सभी सर सत्ता की लालच के वजह से हुआ है। हमें कुछ भी करके सत्ता में बैठना है। आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ। ठाणे में शिवसेना की सत्ता आई थी, शायद 1977-67 का दौर था, वो 87 का दौर रहेगा। और किसी ने शिवसेना के कॉर्पोरेटर जो है उनपे उनकी आलोचना की थी कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय बाला साहब ने सभी कॉर्पोरेटर का रेजिग्नेशन लिया था, वापस इलेक्शन हुए थे और सब जीत के आए। क्यों लिया था? क्योंकि लोगों को मैसेज देना था कि मेरा कोई अगर आदमी भ्रष्टाचार में शामिल है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस तरीके की राजनीति जब तक हम करेंगे नहीं, हम सत्ता की लालच में नहीं आएंगे, तब तक यहाँ की राजनीति अच्छी रहेगी। अभी आपने देखा रहेगा पिछले साल में जिस तरीके से गठबंधन हो रहे, जिस तरीके से गठबंधन टूट रहे, जिस तरीके से विचारधारा एक दूसरे के साथ पहले क्लैशेस हो रहे थे, अभी एक दूसरे के गले में गले डाल के घूम रहे, तो महाराष्ट्र में नैतिकता और राजनीति में रही नहीं। इस वजह से ये सब मसला हो रहा है सर। जिस दिन सबको समझ में आएगा कि
विकास का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं है। आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो भी एक दिन चलेगा, लेकिन आप जो अभी कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के लिए बेहद दर्दनाक है। ये जब तक इनको समझेगा नहीं सर, यही होते रहेगा। महाराष्ट्र की विधानसभा बिहार की विधानसभा के तरफ चल रहे, मैं तो बोलूंगा चल नहीं रही है, हम ऑलरेडी पहुंच गए वहां पे। अभी लेकिन वहां से योगेश चले अगर साहब, वापस आना है तो जी। खुद में बदलाव की जरूरत है, सभी सभी पॉलिटिशियन को। लेकिन योगेश चिले साहब, ये तो सबसे पहली बार हुआ है शायद कि एक सिटिंग बीजेपी एमएलए ने गोली चला करके गणपत गायकवाड़ साहब ने, एक और शख्स जो एक नाथ शिंदे साहब की सेना के एक लीडर हैं महेश गायकवाड़ साहब, उनके ऊपर गोली चला दी, वो भी सीनियर पीआई के कमरे में। मतलब और कहीं नहीं, पुलिस स्टेशन के अंदर सीनियर पीआई के कमरे में गोली चलाई गई है। और फिर फेसबुक लाइव के ऊपर मर्डर दिखाया गया है कि साहब ये मर्डर हो गया आदमी का, और जिसने मारा है उसने अपने आप को गोली मार ली है, ऐसा कहा जा रहा है। वास्तविकता क्या है हमें मालूम नहीं है कि असल में गोली चलाने वाला कौन था, क्या था, वो तो दिखता नहीं है ना सर, क्या है वो। आपने कभी ऐसा पहले कभी देखा है क्या योगेश चिले नहीं सर, साहब? मैं नहीं देखा। आपके इस शो में इतनी बार आया हूँ, मैंने हर बार आपको महाराष्ट्र के अच्छे पॉलिटिक्स के एग्जांपल्स दिए। जी। मुझे अच्छे पॉलिटिक्स के ही एग्जांपल महाराष्ट्र के मालूम है। महाराष्ट्र में बुरा पॉलिटिक्स, इस तरीके का पॉलिटिक्स मैंने देखा नहीं है, आज तक इसलिए नहीं मुझे हुआ। उसके एग्जांपल्स भी मालूम नहीं है सर। कभी नहीं हुआ, और कभी नहीं हुआ, करेक्ट। हाँ वही तो, वो अगर मालूम रहते तो मैं बोल सकता था कि नहीं ऐसा इसके पहले हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ पे हुआ नहीं। हमारे यहाँ पे मधु दंडवते थे, हमारे यहाँ पे यशवंतराव चौहान थे, जो एक दूसरे के विचारधारा के खिलाफ थे लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। आज हुआ ऐसा है कि हम विचारधारा तो बाजू में रखे, विचारधारा कभी भी एक दूसरे के खिलाफ हो सकती है, कभी भी एक दूसरे के साथ हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से हम दुश्मन बन रहे हैं एक दूसरे के, ये ज्यादा हमें सोचने वाली बात है। लेकिन इसके पीछे अब होगा क्या आगे? सॉरी प्रदीप जी, No, आई नो sir. यू वांट टू आस्क, आई रियली वांट टू नो, बिकॉज योगेश चिले साहब युवा हैं, नई पीढ़ी के नेता हैं, और ही इज फ्रॉम माय ओन फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। मतलब आगे क्या, मेरी समझ के बाहर है। अब इसके आगे अब बचा क्या है, क्या बचा है? जैसे आपने कहा अगले दिन विधानसभा में भी यही होगा, अगले दिन कोई बंदूक लेकर के आ जाएगा और वही फिल्मी टाइप कोई डिबेट नहीं होगा, बंदूक से बात करेंगे। मतलब अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म थी ऐसा क्या, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ हो जाएगा जी। अभी सर हुआ ऐसा है कि हमें सिर्फ स्कूल में नैतिकता सिखाई जाती है, घर पे तो कोई नैतिकता सिखा नहीं रहा है। ये घर से शुरू होना जरूरी है सर, ये बदलाव घर से होना जरूरी है। घर में भी अभी मैं सर, आप अभी क्या है अपना ये प्रोग्राम है, फिर भी मैं बताता हूँ। मैं मुंबई के चाल में बड़ा हुआ हूँ। जी हमारे चाल में अगर किसी 10 घर छोड़ के किसी घर में मछली पका रहे हैं तो उसका स्मेल मेरे घर में आएगा, तो मैं जाके सीधा किचन में बैठ के खा सकता था, इतने दिल बड़े थे, पैसा जी। नहीं था जेब में किसी के। अभी हुआ है ऐसा कि मैं जिस घर में रहता हूँ, मेरा फ्लैट का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, सामने कौन रह रहा है मेरे घर में ये मुझको मालूम नहीं रहता। तो इतने मन छोटे हुए हैं, इसलिए लालच ज्यादा बढ़ी है। ये बढ़ी हुई लालच हर आदमी को हर स्तर पे गिरा रही है। इसे तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक कि बचपन से, यानी हमें, मैं अगर पिता हूं तो मुझे ये सोचना चाहिए मेरे बेटे पे मुझे संस्कार क्या करना है। मुझे उसे पैसा कमाना सिखाना है या मुझे उसे नाम कमाना सिखाना है, अच्छा नाम कमाना सिखाना है, ये मुझे सोचना जरूरी है। चिले नहीं साहब, हो रहा है सर, क्या करें अभी। जी दुरुस्त बात है। लेकिन प्रदीप जी, इसमें क्या है, एक बार अगर ये जो होड़ लगी हुई है ना किसी भी तरीके से, जो जिस चीज से आपने शुरू किया, जो राज ठाकरे साहब खुद बोल रहे थे, ये जो होड़ लगी हुई है किसी भी तरीके से सत्ता में रहना है और सामने वाली पार्टी को तोड़ना है, अगर ये आज बंद हो जाए तो मुझे लगता है कि सिचुएशन बहुत नॉर्मल हो जाएगी। मुझको ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? सही बात है सर। इसकी शुरुआत पवार साहब ने की थी 1978 में, जब पुलोद की स्थापना उन्होंने की थी। ये पार्टी फोड़ने का, घर तोड़ने का ये जो रिवाज पवार साहब ने शुरू किया था, उसके वो रिटर्न में उनको गिफ्ट मिला है अभी। तो आज भी पवार साहब ने सोचना चाहिए था कि अगर ये बदलना है तो उनको खुद को बदलना कितना जरूरी है। उनके जितने भी एनसीपी ने उन लोगों को अपने साथ लिया था जो जीत सकते थे, वो ऐसे ही लोगों को सिर्फ साथ में लिया था।
कुछ भी करो, आपको विधायक बनना है, आप में अगर वो कैपेसिटी है तो ही हम आपको हमारे पार्टी में लेंगे और आपको टिकट देंगे। जब तक ये मानसिकता ये सभी पार्टियां छोड़ेंगे नहीं, हमारी पार्टी का मैं अभिमान से कह सकता हूँ, मैं अगर अच्छा काम करता हूँ तो मुझे राज साहब को बताने की जरूरत नहीं है, साहब मुझको इलेक्शन लड़नी है, साहब मुझे खुद टिकट दे देंगे, मुझे बताने की मांगने की जरूरत नहीं है। दूसरे पार्टियों में होता नहीं। इसलिए जितना भी हमारा अब तक का है, हम चाहे हमारी पार्टी सत्ता में नहीं गई, लेकिन हमारी पार्टी लोगों के दिल में जितना बैठी है उतना शायद कोई पार्टी बैठी नहीं। चिले साहब, अभी देखो जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी का पार्टी एकनाथ शिंदे जी का पार्टी हो गया, शरद पवार जी का पार्टी अभी हो गया अजित पवार जी का पार्टी, तो उद्धव ठाकरे जी बोलते बोलते थक गए कि माझा बाप चोरलं, माझा पार्टी चोरलं, माझा सिंबल चोरलं, आणि एकनाथ शिंदे जी असली हो गए, जो बाळासाहेब ठाकरे जी का वारिस हो गए। अब शरद पवार जी पहले उद्धव ठाकरे जी का आलोचना करता था, उनको मालूम ही नहीं था कि बंद हो रहा है, उनको मालूम नहीं था लीडरशिप, तो अचानक उनके भी पूरे फुट के यहां पर चले गए। स्पीकर जिस प्रकार से डिसीजन दिया उसमें शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी जी आलोचना करने लगे कि देखो ये अदृश्य सुप्रिया सुले क्या ना अदृश्य शक्ति जिस प्रकार से कंट्रोल कर रहा है, यानी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को मोदी साहब और बीजेपी ने अपने हाथ में लेके कब्जा कर लिया है, ऑर्डर सब उनके तरफ से होता है, पार्टी का लॉ ऑफ लैंड नहीं है। शॉर्ट में शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, राहुल गांधी जी का कहना है। क्या आपको मन से को ऐसा लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, अब ये अदृश्य शक्ति ही हर चीज कंट्रोल कर रहा है? और आगे जाके सुप्रिया सुले जी ने यह भी कहा कि जितनी भी मराठी पार्टी है उसको अदृश्य शक्ति तोड़ रहा है। हाउ डू यू, आप कैसे देखते हो? अजित पवार ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब मैं भी मराठी हूं, आप इसको कैसे देखते हो चिले साहब? सर पहली बात तो सुप्रिया ताई को मालूम नहीं, शायद या भूल गई है वो, कि मोदी साहब को बारामती में पवार साहब ही लाए थे और मोदी साहब बोले थे पवार साहब मेरे गुरु है। ये इसीलिए बोले थे क्योंकि ये सब जो चल रहा है ना महाराष्ट्र में, ये सभी फडणवीस साहब रहेंगे या कोई भी रहेंगे, इन्होंने पवार साहब से ही सीखा है। तो अगर नैतिकता सुप्रिया ताई को किसी को सिखाना है तो पहले अपने पिताजी को सिखानी पड़ेगी कि आपके वजह से महाराष्ट्र में ये सब हो रहा है। इसकी पूरी जड़ एनसीपी पार्टी है जो माननीय शरद पवार साहब ने बनाई है। यहाँ पे जो जातिवाद बढ़ी है महाराष्ट्र में, उसका सबसे मूल कारण ही शरद पवार साहब है। तो अगर ताई को कुछ किसी को कुछ बताना है तो अपने पिताजी को पहले सब बताना पड़ेगा कि ये जो आप सत्ता में बैठने के लिए जो भी करते थे, जो भी अकड़म तकड़म चालू थी आपकी, ये सब पहले आपको बंद करनी पड़ेगी, एनसीपी पार्टी को बंद करनी पड़ेगी, शरद पवार साहब को बंद करनी पड़ेगी, तभी महाराष्ट्र में अच्छा बदलाव आ सकता है। क्योंकि आपने एग्जाम्पल जो सेट किए हैं उसी एग्जाम्पल्स पे अभी फडणवीस साहब चल रहे हैं, तो किसको दोष दे सर? लेकिन चिले साहब ये बताएं, अभी जहां तक के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रश्न है, अभी भविष्य क्या है, अभी आगे क्या, उसके बारे में जरा बताएं। आगे की अभी जो भी वोटर्स है उन्होंने सोचना है, उन्होंने किन लोगों को चुन के दिया है वो खुद देख रहे हैं। कल्याण में देख रहे हैं उन्होंने जिस तरीके से फायरिंग हुई है, किस आदमी को उन्होंने चुन के दिया है वो खुद देख सकते हैं। उनका विधायक क्या करता है उसके बारे में वो सवाल नहीं पूछ सकती जनता। क्यों नहीं पूछ सकती? क्योंकि आप उनके उपकारों के तले दबे हुए। पहले तो वोटर्स ने इनके उपकार लेना बंद करना चाहिए। ये उपकार आपको मालूम है कौन से लेते हैं सर? जिस दिन महाराष्ट्र में इस तरीके से उपकार लेना बंद हो जाएगा तो एक सर्वसामान्य इंसान भी किसी को भी सवाल पूछ सकता है। लोकशाही, ये लोकतंत्र ने आपको सवाल पूछने की ताकत दी है, जनता ने वो ताकत गवाई है। इस वजह से इस तरीके का पॉलिटिक्स अभी चल रहा है। जिस दिन जनता अपनी ताकत वापस कमाएगी उस दिन ये पॉलिटिक्स बंद हो जाएगा। अभी सब जो भी है जनता के हाथ में, पार्टियां तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, वो कुछ नहीं अपने में कर सकती है। इनको ठीक करना है तो जनता ने खुद को ठीक करना पड़ेगा। ये सब उपकार इनके बंद। हमारे यहाँ पे क्या चलता है सर मालूम है आपको? कोई भी जाता है विधायक के पास, सर हम आपको वोट देंगे, सिर्फ हमारे ये जो बिल्डिंग है वहां पे लादी डाल के दीजिए। अरे एक लादी के लिए आप खुद को बेच रहे, मंडप के लिए खुद को बेच रहे। जिस दिन सोसाइटी, जिस दिन लोग ये करना बंद कर देंगे तब आपकी कीमत बढ़ेगी एज अ वोटर। होता नहीं है। हम तो लेकिन क्या होगा वो, क्या ये होगा ये तो बता दें।
बार बार लगातार जनता के बीच में जाके उनको समझाना पड़ेगा। सर, मेरे जैसे जो भी यंगस्टर्स है जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, जिनको लगता है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बेहतर होनी चाहिए, वो सभी ने जब भी जाएंगे जनता के बीच उनको बोलना पड़ेगा कि आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है। कल आपका लड़का खड़ा रहेगा और उसको अगर 1 करोड़ या 2 करोड़ इलेक्शन के लिए डालना पड़ेगा और उसके पास नहीं रहेगा, तब आप सोचिए क्या होगा। तो ये सब बंद करना है। तो आप जो भी यंग लड़का खड़ा होता है उसको खुद का बच्चा समझ के उसके पीछे खड़े रहिए। ये बार बार बताना पड़ेगा। ये क्या नुकसान होता है लोगों को जब आप थोड़ी सी अमाउंट, थोड़े से पैसे के लिए जब आप खुद का जमीन बेचते, खुद का वोट बेचते, तो आप अपने मैं स्टेट रिक्वेस्ट को, करूंगा आपसे, अपने योगेश देश चिले को साहब, कहाँ पे योगेश चिले लेके साहब। जाते हैं खुद सोचना चाहिए सबने। योगेश चिले साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो अभी आपने बोला ना, जरा मराठी में रिपीट करिए इसको। ये जो अभी आपने बोला ना, वोटर्स को अपील कीजिए, यंग लोगों को अपील कीजिए, लेकिन मराठी में बोलिए। और प्रोडक्शन टीम को मैं अपील करूंगा, आई वांट टू सी हिम ऑन फुल फ्रेम प्लीज। योगेश चिले साहब को फुल फ्रेम में रखिए, आप जरा मराठी में बोलिए सर प्लीज। माझी महाराष्ट्रातल्या या देशातल्या सर्व मतदारांना विनंती आहे की ज्या पद्धतीने आपण आपलं मत विकतोय, एखादा आमदार असतो त्याच्याकडे जाऊन आपण त्याच्याकडे मागणी करतो की आम्हाला सोसायटीला मंडप द्या, आमच्या सोसायटीला लाद्या लावून द्या, हे पहिलं आपण बंद करणं गरजेचं आहे। कारण त्या लाद्या आणि मंडपामुळे तुम्ही तुमची मतं विकताय आणि त्याचा फायदा हे सगळे आमदार खासदार घेतायत। तुम्ही ज्या दिवशी तुमची मतं विकायचं बंद कराल त्या दिवशी तुमच्या शब्दाला किंमत येईल। आज हे तुमच्या शब्दाला किंमत देत नाहीत, याचा खरं आपल्याला वाईट वाटलं पाहिजे। आपण मतदार आहोत, आपण ज्यावेळी स्वतःला मतदार राजा बोलतो त्यावेळी आपण राजासारखं राहिलं पाहिजे, आपण भिकाऱ्यासारखं वागून चालणार नाही। आणि माझ्यासारख्या तरुण जे राजकारणी आहेत त्या सगळ्यांना माझी विनंती आहे, तुमचा पक्ष कोणताही असू दे, त्या पक्षाने तुमच्याकडून कोणत्याही अपेक्षा केलेल्या असू देत, पण ज्यावेळी लोकांमध्ये जाल त्यावेळी लोकांना समजावून सांगा की पैसे घेऊन मतदान करणं पहिलं थांबवा। कारण ज्यावेळी माझ्यासारखे तरुण मतदार निवडणुकीत उभे राहतात, आमच्या खिशामध्ये 1 किंवा 2 करोड द्यायला नाहीत, उद्या माझ्या जागी तुमचा मुलगा उभा राहील आणि त्याला जर 2-2 करोड निवडणुकीसाठी टाकायचे असतील आणि निव्वळ चांगलं काम करून पैसे नसल्यामुळे तो हारणार असेल, तुम्ही विचार करा काय अवस्था होऊ शकते। चांगले तुम्हाला राजकारणी हवे असतील तर पहिले तुम्हाला हे जे 2 किंवा 3 हजारची आमिष दिली जातात याच्यावरती लात मारा, चांगली माणसं निवडून द्या, तुमच्या मुलांचं भविष्य चांगलं होईल। थैंक यू सो मच सर। योगेश चिले जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड बाय द वे, दैट्स अ लवली पिक्चर ऑफ शर्मिला ताई राइट बिहाइंड यू, ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली लवली Thank you. पिक्चर, रियली Thank you, sir. मुझे एक चीज है, शर्मिला ठाकरे जी पुणे गए थे, आपके पार्टीज को एड्रेस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मनसे के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मगर बजाय हम लोग को एक डर लग रहा है कि ये आप उभर कर आ रहे हैं, मगर फूड भी दिख रहा है क्या पुणे में? जिस प्रकार से हमने देखा वसंत मोरे जी वर्सेस बाबर, ऐसा एक संघर्ष चल रहा है, क्या ये संघर्ष कंट्रोल में है या आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे? बिकॉज शर्मिला ठाकरे जी ने कहा है सबसे कि मैं खुद कैंपेनिंग सब जगह करने वाले, शी इज गोइंग टू डू कैंपेनिंग एवरीवेयर जहां मन से लड़ने वाले हैं। तो क्या आप कंट्रोल में है पूरे? जो रिबेलियन है, अलग अलग गुटबाजी है, वसंत मोरे वर्सेस बाबर, एक छोटा उदाहरण मैं बोल रहा हूं, ये कंट्रोल में है चिले साहब? सर, ये जो है चालू गुटबाजी, ये हर पार्टी में, हमारी पार्टी में भी, लेकिन जब कोई इशू रहता है तब ये सभी एक साथ रहते। आपको जो गुट दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ उनमें कंपटीशन इसलिए दिख रहे हैं और वो पार्टी के लिए अच्छी साइन। और जो भी माननीय शर्मिला बहनी जो बोली थी, वो तो चाहती है योगेश चिले भी खासदार हो जाए, क्यों नहीं चाहेगी? तो साईनाथ बाबर भी खासदार हो जाए, हमने हमारे वसंत मोरे भी खासदार हो जाए, उनको अच्छा लगेगा, वो वही चाहती है सभी हो जाए। तो उनमें कोई गुटबाजी जो है वो थोड़ी बार चलती, उनमें कंपटीशन है, उस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। जिस दिन राज साहब डिक्लेयर कर देंगे कि भाई पुणे से लोकसभा ये कैंडिडेट लड़ेंगे, उस दिन सभी गुटबाजी आपको खत्म हुई नजर आएगी सब। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। हाँ योगेश चिले जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एज यूजुअल इसी तरह काम करते रहें, जबरदस्त संघर्ष करते रहें, लोगों के बीच में रहें। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। और जो सड़कों का काम लेकर के, टोल नाका का काम लेकर के, वसाई विरार के अंदर पानी का काम लेकर के, पुणे में क्लिनलीनेस और हॉस्पिटल्स का काम जो आप लोगों ने लिया है, और अमित ठाकरे जी ने युवाओं को लेकर के स्पेशली स्कूल्स और कॉलेजेस में जो आप काम कर रहे हैं, जबरदस्त। कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। धन्यवाद सर।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद सर। जय वंदे मातरम। भवानी, जय भवानी, नमस्कार। Right? You know these guys are enthusiastic, even if they don't win. They're young and full of determination. साहब ऐसा है कि भले ये सीट जीते ना जीते फिर भी जबरदस्त लड़ाई वह देख के मजा आता है यार, आदमी काम कर रहा है। और इसी तरह मुझे बहुत मजा आता है हमारे अगले गेस्ट के साथ बात करने